रिंग ट्रेडिंग समझते देखिए क्या होता है। ये किसी कंपनी को टारगेट कर लेते हैं। मान लीजिए कंपनी के शेयर के वैल्यू है 10 रुपये। अब ये क्या करेंगे कि हैवी अमाउंट इसमें लगा देंगे, शेयर बिकने लगा। अब बिकने लगेगा तो खरीदने वाले ज़्यादा है और शेयर क्या है, कम है। शेयर प्राइस इसका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये पर्सन ए ने काम कर दिया, मान लीजिए इसमें 100 रुपया लगाया था, छोटा छोटा अमाउंट समझते हैं। अब आ गया पर्सन बी, ये सब मिले जुले हैं, कोई अलग नहीं है। अब इसने क्या किया कि ये भी खरीदने लगा और ये 10 से बढ़ाकर शेयर को कितना पे कर दिया, 20 पे कर दिया। यहाँ पर आया 30 कर दिया, यहाँ पर आया 40 कर दिया, यहाँ पर आया 50 कर दिया, यहाँ पर आया 60 कर दिया। एक ही दिन में होता है। अब इतना ज्यादा ग्रो कर देगा शेयर कि सबका रुझान किधर चला आया, इस शेयर पे चला आया और सब लोग इसको खरीदने के लिए क्या हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। और ये 70 रुपया में सबको क्या कर देगा, मान लीजिए बेच, सबको 10-10 रुपये का फायदा हो गया। एक्चुअल में कोई कंपनी नहीं है, मतलब एक्चुअल में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ये बस इनके वजह से शेयर मार्केट क्या हो गया, हाई प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेबी ने इसको इलीगल किया हुआ है। अब इससे बचने के लिए लिमिट लगाया जाता है शेयर प्राइसेस में, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। कंपनियां जो है उसमें लगाया जाता है लिमिट, इससे ज़्यादा ना एक दिन में इसका शेयर आगे जा सकता है, ना इससे कम इसका शेयर एक दिन में जा सकता है। बहुत सारे टर्म है। तो घर पर आप लोग जाकर सर्च किए शेयर मार्केट, मन में क्यूरियोसिटी तो रही होगी, एक बार देखते हैं कैसे होता है। चलिए आरबीआई का कार्य देख लेते हैं। कल लिखवा था मैंने घरेलू मुद्रा से जुड़े कार्य और विदेशी मुद्रा से जुड़े कार्य। तो घरेलू मुद्रा से जो जुड़ा कार्य है, तो इसका पहला जो इम्पोर्टेंट काम बनता है सर, जो पहला महत्वपूर्ण काम बनता है वो होता है मौद्रिक नीति। पहला काम क्या होता है, मौद्रिक नीति को बनाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एमपी। ये हो गया। अब हम समझते हैं कि मौद्रिक नीति क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, इसमें क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि हमें क्या होता है, इससे फायदा हो जाता है। ये देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये महंगाई को कम करने के लिए होता है या महंगाई को बढ़ाने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए होता है। इसको भी अगर हम मिटा दें, अगर हाँ क्या हुआ यार आपको, अब इसमें भी अगर हम एक एडवांस लेवल को बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि यह बाजार में तरलता को समायोजन करने का तरीका है। अब बताइए इसमें कौन कौन टर्म समझ में आया, कौन कौन समझ में नहीं आया। समायोजन मतलब क्या, एडजस्टमेंट। तरलता किसको बोलते हैं, अच्छा किसको बोलते हैं, अच्छा किसको बोलते हैं, तो गुड को बोलते हैं। बाजार में जब पैसे की मात्रा बढ़ जाती है उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब कट्टा से मारना पड़ेगा। मतलब बाजार में जो है मुद्रा पर नियंत्रण करके रखता है, उसका मुद्रा या तरलता किसे कहते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुद्रा का प्रवाह, देखिए तरलता समझते हैं, कोई वस्तु कितना समय में मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है, लीगल टेंडर। समझिएगा ध्यान में, कोई वस्तु
कितना देर में मुद्रा में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। नहीं समझ में आया? अब समझते हैं। जमीन, चेक, डीडी और मार्कर। बताइए तो सबसे ज्यादा तेज मुद्रा में कौन परिवर्तित हो? सबसे एडवांस जमीन होगा, जमीन को ज्यादा समय लगता है सर बेचने में। मार्केट तो तुरंत पैसा भी ले सकते हैं, मार्केट जब हमारी जरूरत नहीं, होती है। बेचना है, वस्तु किसमें चेंज होना है? मुद्रा में। चेक से भी ज्यादा कौन है? डीडी। क्योंकि चेक तो क्या है, चेक करना पड़ेगा कि अमाउंट है कि नहीं है अकाउंट में। डीडी में तो जमा होता है, वो तो जमा होता है पहले से। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद कौन होगा? जमीन। और उसके बाद कौन होगा? भाई जमीन के कस्टमर ज्यादा होंगे ना, सबको जरूरत है जमीन का, लेकिन मार्कर का जरूरत किसको है? जितना जल्दी ये हो जाएगा उतना जल्दी क्या होगा, इसकी लिक्विडिटी क्या होगी। अब जो वस्तु जितना जल्दी मनी में चेंज हो जाए उसकी लिक्विडिटी क्या होती है, उतना ही ज्यादा मनी। ये तरलता डिमांड ड्राफ्ट। उसमें क्या होता है कि आप पहले पैसा जमा करेंगे, फिर आपको एक पर्ची दे देगा। अब वो आप जहां भी जाएंगे वो आपका तुरंत निकल जाएगा। तो लिक्विडिटी समझ में आ गया क्या होता है? बस इसको याद रखते हो, वस्तु कितना जल्दी मुद्रा में चेंज हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी तरलता। अब यहाँ पे मैं अगर रुपया रख देता तो सबसे ज्यादा तरल कौन होता है? सबसे ज्यादा तरल कौन होता है? अगर मैं रुपया यहाँ पे लिख देता तो रुपया। इसी तरह एक टर्म है क्रेडिट या साख। ये कर्ज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कर्ज को। तो दो टर्म इसमें क्या रखेंगे हम लोग ध्यान। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या है? बाजार में तरलता को समायोजन करने का क्या है? तरीका है। अब सवाल दो उत्पन्न होता है कि अगर तरलता बढ़ जाए तो क्या होगा, और अगर तरलता घट जाए तो क्या होगा? क्या? शेयर से इसका कोई मतलब? अरे ज्यादा पैसा आ जाएगा, महंगाई। तरलता घटेगा तो महंगाई बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगा वो कंडीशन हमारे पास है कि क्या होगा जब तरलता बढ़ जाए और क्या होगा जब तरलता घट जाए। तो बढ़ने वाला तो सब बता चुका हूँ, घटने पे बताइए क्या होगा? घटने पे सर महंगाई कम हो जाएगी, कम मुद्रा और सर लोन भी मिलेगा जिसकी वजह से व्यवसाय सब स्टार्ट होगा और फिर रोजगार मिलेगा, फिर से प्रोडक्शन होगा। गलती से कभी ये वीडियो देख ले मोदी जी, बोलेंगे कि क्रीम माइंड तो यहाँ सुरूर और कैमूर की पहाड़ी में पड़ रहा है, बुला सकते हो। देखिए अब आ जाते हैं फेवरेट अपना एग्जाम्पल। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 10 आम से स्टार्ट करते थे ना। मान लीजिए 10 आम का बाजार मूल्य कितना है? 100 रुपया। सूरज ध्यान से देखिए इसको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 10 आम है और इसका बाजार मूल्य कितना है? 100 रुपया। एक आम का कीमत कितना हो जाएगा? 10 रुपया। अब मान लेते हैं, ये नहीं सोचना है कहाँ से पैसा आया, मान लेते हैं कि मार्केट में कहीं से 100 रुपया आया। अब इसकी वैल्यू मार्केट की कितनी होगी? 200
पीछे हाँ तो कितनी हो समझ में आ रहा है? अब मार्केट की वैल्यू कितनी हो गई? आम कितने हैं? 10 अब एक आम की कीमत कितनी हुई? 20 रुपए। मूल्य में क्या आ गया? इस वजह से तरलता आने से। तरलता के आने से क्या होगा जब तरलता बढ़ जाएगा? तो जब तरलता बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ जाएगी। और इस बढ़ी हुई महंगाई को हम लोग इकोनॉमिक टर्म में क्या बोलते हैं? मुद्रा स्फीति। ये समझ में आया? अब दूसरा कंडीशन समझते हैं। आम सब कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन 5 आम का हुआ है केवल। अब बताइए कितना होगा? जैसे आम का आया 10, 5 सड़ गए, ऐसे मान लीजिए आम मार्केट में कितना आया? 10, लेकिन 5 आम क्या हो गया? सड़ गया। अब एक आम की कीमत कितनी हुई? इस कंडीशन में भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए 2 चीजें क्या हैं? जिम्मेदार है। एक तरलता और एक है उत्पादन। समझ में आया? मुद्रास्फीति किन तरीकों से आ सकती है? 2 तरीके से, या तो मार्केट में तरलता बढ़ जाए या मार्केट में उत्पादन बढ़ जाए। अब ये उत्पादन की बात हम लोग किस टॉपिक में किए थे? तो तरलता को यूँ समझ सकते हैं कि मुद्रा का प्रवाह मार्केट में बढ़ जाए। मुद्रा का प्रवाह लेकिन कहने का मतलब तो सर वही हुआ था अभी जो आप मार्केट में मुद्रा ज्यादा तो आ जाए। उत्पादन यदि घट जाए हमारे पास उत्पादन सीमित नहीं है और मुद्रा ज्यादा है। नहीं, जैसे तरलता का प्रवाह बोल सकते हैं, लेकिन तरलता को तरलता का प्रवाह नहीं बोल सकते। मुद्रा की तरह मुद्रा का प्रवाह ये बोल सकते हैं, लेकिन मुद्रा को तरलता का प्रवाह नहीं बोल सकते। दोनों अलग अलग चीज। अब देखिए इसमें क्या है कि ये उत्पादन वाला टॉपिक हम लोग किसमें पढ़े थे? राष्ट्रीय आय में पढ़े थे, नेशनल इनकम में। और नेशनल इनकम किससे जुड़ा हुआ है? हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि उत्पादन पक्ष को बढ़ाने वाला काम किसका है? गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर तरलता से इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, तो ये काम किसका है? बैंक का है, आरबीआई का। तो एक घरेलू मुद्रा से जुड़ा काम समझ गए आप लोग? किस चीज को कंट्रोल करना है? मॉनेटरी पॉलिसी को। और उस मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे करेगा हम लोग आगे समझते हैं। एक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। लिखिए, पहले ये एग्जाम्पल आम वाला बना लीजिए। एग्जाम्पल बन गया। हो गया, एक बोले लिख दे। लिखिए
कि मूल्य स्तर में होने वाले सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। इंग्लिश बोल दीजिए साहब। मुद्रास्फीति इंग्लिश इन्फ्लेशन IMFLA इसके कारणों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो कारकों में विभाजित किया जाता है। पहला लिखिए, पहला मांग जनित और दूसरा लिखिए लागत जनित। मांग जनित हेडिंग डाल कर लिखिए। अगर अर्थव्यवस्था में किसी तरीके से मांग उत्पन्न हो जाता है तो जैसे जनसंख्या का बढ़ना, बाजार में काला धन की अधिकता, इत्यादि से एक बार पूरा लाइन बोलिए, मिस कर गया क्या? पूरा पैराग्राफ एक बार बोलिए। इत्यादि से अगर अर्थव्यवस्था में किसी तरीके से मांग उत्पन्न हो जाता है, जैसे जनसंख्या का बढ़ना, बाजार में काला धन की अधिकता इत्यादि। हाँ, इस कारक को मांग की अधिकता से इस कारक को मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। हो गया। अब इसको समझते हैं क्या लिखा है। देखिए, बाजार का नियम है डिमांड और सप्लाई। ठीक है, मांग किसे कहते हैं? डिमांड मांग को बोला जाता है, और सप्लाई मतलब पूर्ति या आपूर्ति। तो मांग किसे कहते हैं? व्हाट इज डिमांड? किसी वस्तु के इच्छा से आवश्यकता में उत्पन्न हो जाती है, उसको मांग बोलते हैं। अच्छा, इच्छा क्या है? कोई चीज की मतलब उपलब्ध है कि ये परम जरूरत है, जब तक ये इच्छा है और जब खरीद लिए तो मेरी आवश्यकता है, बस वो मांग है। इसकी अगर व्यय करते हैं तब अच्छा, मांग और जरूरत में क्या अंतर है? जरूरत और मांग में अंतर ये है सर कि जब तक आप तो इकोनॉमिक्स में पीछे हो ना? अरे सर क्या जान लीजिएगा, पीछे हो ना? याद है, याद बताओ।
डिमांड और नीड में अंतर होगा। बोले तो सर कि जब मांग जरूरत कब होगा, मांग और जरूरत में अंतर है कि जब तक हम उनसे हम अंतर नहीं, पहले मांग बताओ फिर जरूरत बताओ और फिर अंतर बताओ। भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है ना, इजी हो। अच्छा बताइए, परिवहन हमारी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन क्या है हमारी? जरूरत है कि मांग है? लेकिन परिवहन थ्रू BMW, मतलब जिसके लिए हमारे पास PPP है, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी है, वो क्या हो जाएगी? और जो जिसके पास है नहीं लेकिन उसके बिना हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी हमारी? तो सरकार आपकी जरूरतों को पूरा करती है कि आपके मांग को पूरा करती है? इसको पूरा करती है। और हमारी जरूरतें क्या है बताओ ना, उधर नहीं इधर बताओ। रोटी कपड़ा बता चिकन ये कब का है जरूरत, रोटी कपड़ा और मकान? जब मुगले आजम मूवी आई थी ना, तब से ये चला आ रहा है। और जरूरतें बढ़ गई हैं, मोबाइल और उसका स्वास्थ्य से पहले अगर ये रहे ना, किसी चीज की किसी को जरूरत, खैर ये मजाक की बात है, लेकिन शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, ये सब चीजें क्या है हमारी जरूरत है, ठीक है। लेकिन BMW हमारा क्या है? अब मान लीजिए कि एक परिवार में 5 लोग रहते थे और इनका मंथली एक्सपेंस था 50,000, ठीक है। अब जब महीने का खर्च इनका 50,000 था, मान लेते हैं कि अगले 10 सालों में ये 5 से हो गए कितने? 10। अब इनका खर्च क्या हो जाएगा? इस तरह से थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से समझिए। मान लीजिए कि 5 लोग हैं और इनका परचेजिंग पावर प्रायोरिटी कितना है? 50,000। तो 10 लोग होंगे तो इनका परचेजिंग पावर प्रायोरिटी कितना होगा? 1 लाख हो जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में इनको इतने का सामान मिल जाता था, मतलब उत्पादन इनका मिल जाता था। इन्फ्लेशन का कोई रोल होगा? कुछ नहीं भाई, जितना सामान उतना उत्पादन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीच में कोरोना आ गया, क्या आ गया? GDP कहाँ चले गए? नीचे। उत्पादन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब सब कुछ कम हो जाएगा लेकिन इनका जो परचेजिंग पावर है कम नहीं होगा, तो फिर क्या क्रिएट होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है सिनेरियो कैसे काम करता है? अब ये देखना होता है कि महंगाई किस क्षेत्र की बढ़ी है, कहाँ की महंगाई बढ़ी। जैसे कि प्याज का सीजन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा उसका पड़ना और सीधे कितने पे आ जाएगा वो? एकदम शतक मात्र। अब ये नहीं कहेंगे ना कि सारी सब्जियों का दाम बढ़ गया, इसका दाम बढ़ा है केवल प्याज का बढ़ा है। उसी तरीके से भारत में एक ही वस्तु का तो उत्पादन होता नहीं होगा, हजारों लाखों वस्तुओं का उत्पादन होता होगा, लेकिन इनमें से कुछ वस्तुओं को छांट करके मेनली मुख्य रूप से 2 आधार बनाया गया महंगाई को मापने का, WPI और CPI। WPI को बोलते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, और CPI को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। अब देखिए WPI में भी 2-3 चीजें हैं, इसमें क्या क्या समझ लेते हैं। जैसे WPI ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर है, WPI फॉर इंडस्ट्री है, ये सब चीजें इसमें भी आता है। तो ये जब मैं डेटा आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें इन सब चीज़ों को क्या कर दूंगा, इसका आधार वर्ष,
इसका कितना परसेंटेज चल रहा है, कहाँ से इसको अपडेट करना है, ये सब सारी चीज़ों को मैं क्या करूँगा वहाँ पे आपको समझा दूँगा। अभी चूँकि बेसिक चल रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको अभी डेटा आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। कोई दिक्कत? CPI के बारे में कैसे बताएं? CPI क्या? उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। देखिए आप थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स वो होता है, इसको इस तरह से मत समझिए कि जो सामान कोई होलसेलर के पास आता है और फिर दुकान के पास और फिर हमारे पास आता है, इसको ये नहीं होता है। इसमें जो वस्तुएं हैं जैसे सीमेंट है, ठीक है, छड़ है, ये सब किसमें आता है? WPI में। अब मान लीजिए इनका रेट बढ़ रहा है, सीमेंट और छड़ का रेट बढ़ रहा है, तो CPI पे असर कर देगा, सीमित मात्रा में करे लेकिन असर यहाँ पे कर देगा। अब मान लीजिए कि एक आम परिवार है जो BPL का है, किसका है? BPL परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसको सीमेंट महंगा हो जाए, छड़ महंगा हो जाए, कोई दिक्कत है उससे? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको घर बनवाना ही नहीं। भाई गैस का दाम बढ़ता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? मध्य वर्ग को। भाई जो सबसे बिलो है वो सिलेंडर का इस्तेमाल ही नहीं करते, तो बढ़िया चाहे घटे। और जो अनिल अंबानी है वो 1000 में एक सिलेंडर ले या 1 करोड़ में एक सिलेंडर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको 900 से अगर 1500 हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? मध्यम वर्ग को होगा। तो सारी चीजें किसके लिए होती हैं? ये CPI मध्यम वर्ग के लिए होता है। जो जनता में महंगाई है, जिसको नेता लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गया, वो एक्चुअली बढ़ा है क्या? समझिए, ये जनता से जुड़ा होता है, ये किससे जुड़ा हुआ है? उद्योग से जुड़ा हुआ है। हम मान लीजिए कोई सरकार का परियोजना है जो 100 करोड़ में बनने वाला था, कितने में बनने वाला था? 100 करोड़। अब WPI बढ़ेगा 5%, कितना बढ़ गया? 5%। मतलब छड़ सीमेंट गिट्टी वगैरह का दाम क्या हो गया? बढ़ गया। अब जब बढ़ गया तो इसकी लागत जो 100 करोड़ की अब कितनी हो जाएगी? तो 5 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा कि नहीं गवर्नमेंट के ऊपर? और मान लीजिए कि जब गवर्नमेंट ने टेंडर दिया था तो उस समय एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी? 100 करोड़। और 2 साल क्या हो गया? प्रोजेक्ट में डिले हो गया। अब एस्टिमेटेड कितना हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन क्या हुआ? WPI का इंक्रीज कर गया। तो गवर्नमेंट अपने फायदे से इसको 2 तरीके से नापती है, WPI और CPI। क्लियर हुआ है? अब आगे थोड़ा सा अब एक बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है कि महंगाई बढ़ने से पेंशनर पे क्या लाभ होगा, ये किसको फायदा होगा। बहुत इस तरह का आता है क्वेश्चन। कभी मुलाकात हुआ इस तरह के क्वेश्चन से कि महंगाई बढ़ जाए तो पेंशनर को फायदा होगा कि मुनाफा होगा, लेनदार को क्या हो गया, ब्याज देने वाले को क्या होगा? बैंक इस तरह के क्वेश्चन से कभी मुलाकात हुआ है? सर सबसे पहले एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये जो है काला मनी, कितना काला था, ये यदि मार्केट में बढ़ जाए या घट जाए, इस सरकार को कैसे पता चल रहा है? सब पता चल जाता है। कैसे सर? अभी थोड़ा सा आगे आएगा, लेकिन अब कुछ दिन तो बता रहे। गवर्नमेंट ने 100 नोट मार्केट में डाले, ठीक है, तो कितना वर्थ हो गया इसका नेटवर्क? 10, ठीक है। अब ये जब सब कुछ ठीक चल रहा है, एकाएक इसने देखा कि मार्केट में 10% इन्फ्लेशन आ गया। क्या आ गया? 10% इन्फ्लेशन आ गया। तो गवर्नमेंट सर्च करेगी कि नहीं कि इन्फ्लेशन कहाँ से आया? भाई हमने तो पैसा लिक्विडिटी कुछ बढ़ाया घटाया नहीं, तो फिर इन्फ्लेशन आया कहाँ से? तो 2 जगह पे चेक होगा। एक, या तो उत्पादन कम गया होगा तो भी इन्फ्लेशन आ सकता है, पढ़े हम लोग। और या तो क्या हो जाए, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए। अब ये गवर्नमेंट देख रही उत्पादन वाला इशू ठीक ठाक चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने नहीं बढ़ाया है लिक्विडिटी, फिर बढ़ा कहाँ से? इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं से ब्लैक मनी
आगे। इस सब चीज़ों से क्या करता है, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे M1 है, M2 है, M3, M0, M4 तक जाता है। इसमें हम लोग समझेंगे किस तरह का मनी होता है और ये कैसे सरकार अपना कैलकुलेशन सब रखती है। अब बताइए कि अगर महंगाई बढ़ जाए तो जो एक पेंशनर है उसको मुनाफा होगा कि नुकसान होगा? कुछ नहीं होगा। नुकसान होगा। वो नहीं मना खत्म हो जाएगा। नुकसान होगा। यदि महंगाई बढ़ जाए सर, उसको पता उसका नहीं नुकसान वो होगा। घाटा होगा, क्योंकि वो पेंशन पहले से उतना ही मिल रहा, बढ़ गया बाजार में तो उसको खरीदना है। अब उसको घाटा होगा, बढ़ गया। तो जो फिक्स इनकम है उनका, हाँ सर, अब महंगाई आ गया। जिनका फिक्स इनकम है महीने का, उनका क्या होगा? उनको भी लॉस होगा, सब होगा। जिसका फिक्स है आपको लॉस होगा। अच्छा, रुपया पे क्या असर पड़ेगा? उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा। उसका हाँ वैल्यू कम हो जाएगी। कैसे? जो वस्तु पहले 5 रुपया में मिलती थी, वो 10 रुपये में मिलेगी। रख लिया उनको। तो रुपए की वैल्यू बढ़ वस्तु जाएगी की और कीमत बढ़ जाएगी सर। बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत कम ही रहती है, इसलिए बढ़ गई। कहाँ ना है? सब हम एक काम मार्केट में कैसे क्या आ गया? मार्केट वैल्यू। एक काम। अब जो परिवार पेंशनर था मान लो, अब जो अपने फल पे 20 रुपया खर्च कर रहा है रोज, मौसमी फल खाना चाहिए, और 2 ही बीवी बच्चे हैं, मतलब पति और पत्नी है, एक काम मिल जाएगा, आराम से खाना खाएंगे, आम खाएंगे और सो जाएंगे। लेकिन जब आम की वैल्यू कितनी हो गई 20 रुपये होते हैं। और खर्च कितना कर सकते हैं फल पे? 20 रुपये कर सकते हैं। अब कितना आम इनके पास आएगा? एक ही हमारे एक का है। लड़ाई होगी कि गुठली कौन खाएगा और दूसरा कौन खाएगा? आधा तक या अगर 2 लेना होगा तो फिर इनको कितने खर्च करने पड़ेंगे? 40 रुपये खर्च करेंगे। इनका खर्च बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया। लेकिन इनका इनकम तो फिक्स है ना, पेंशन तो भाई जो मिलना है। या जो फिक्स इनकम वाले हैं उनके साथ ये क्या होगा, यही नियम लागू होगा। और रुपया कैसे डाउन जाएगा इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो पहले 10 रुपया एक आम खरीद लेता था, जो 10 रुपया एक आम खरीद लेता था, अब उसी आम को खरीदने के लिए कितने रुपए लगने थे? भाई जिस कुआं को 10 आदमी मिलकर एक कुआं खोद लेते थे, अब उसी कुआं को खोदने में कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? 20। इसका मतलब क्या है कि 20 कमजोर है तब तो इसका मतलब क्या है कि रुपया क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ने से कमजोर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये समझना है कि रुपया पे क्या असर पड़ेगा। इसी तरीके से और है वो अभी डाटा पेंशनर को जैसे कि हम लोग समय में महंगाई होता है पे पेंशन में ऐड होते रहता है, कहीं से कुछ तो इसीलिए ऐड होता है ना। वो गवर्नमेंट मानती है कि हम इतना ही महंगाई बढ़ने देंगे। एक्चुअल में क्या उससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं है। जैसे सबका होता है, वो सैलरी वालों का भी होता है, ठीक है, लेकिन वो उतना थोड़ा ना मिलता है जितना एक्चुअल में महंगाई है। अब ये गवर्नमेंट थोड़ा ना करती है कि चलो 100 रुपया के जी प्याज हो गया, लोग तो महीने का 10,000 रुपया प्याज खरीदेंगे। तो एक फिक्स अमाउंट देते हैं कि चलिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनली झेलना तो हमें ही है ना। तो ये और कुछ है, जैसे कि जो इंटरेस्ट, जो पैसा दिया है आपको, मान लीजिए कोई आपका मित्र है, आपको 1 साल पहले मित्र 100 रुपया दिया था, और आप 1 साल बाद उसको क्या कर रहे हैं, लौटा रहे हैं। फायदा में कौन होगा? क्यों? दिया था तो उस टाइम वैल्यू ज़्यादा था, इस टाइम आप बताइए। नहीं पा सकते। नहीं समझ पाया, कहाँ दिक्कत है?
यहाँ फायदा की बात कर रहे हैं, किसको फायदा होगा ए और बी में से? उसमें ए को फायदा होगा। कैसे? क्योंकि उसका पैसा मिल गया। नहीं सर, सुनिए ना, जब एक साल पहले ये मान के चलिए 100 रुपया लिया, एक साल बाद जो है तो 100 रुपया का जो है वैल्यू जितना अभी है, एक साल बाद तो 100 रुपया का वैल्यू उतना नहीं रहता है। मैं समझ नुकसान हो गया। नुकसान हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति ए है, ये कर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कर्ज लिया, बी से कर्ज लिया एफ कितना 100, और हम भूल गए कि आपका कर्ज भूल गया। एक साल बाद आपने बोला कि अरे कुछ याद है, अब मुझे याद आया, अब पी किसको देंगे, एफ किसको देंगे, कितना देंगे? 100 रुपये। इसमें बताइए फायदा किसको हुआ है, पी को हुआ है कि एफ को हुआ है? फायदा छोड़िए, नुकसान किसको हुआ है? नुकसान सर सिंपल है। जिसका पैसा है, जिसने पैसा दिया। नहीं, अभी प्रदीप समझ नहीं आया। समझिए सर, नहीं तो कर्ज दे करते प्रैक्टिकल देखिए होगा क्या, अब समझाते हैं। जब पी एफ को दिए थे तब ये एफ जो था, ये जो अमाउंट था, वो कितना आम खरीद सकता था? लेकिन जब एफ पी को दिए तब ये कितना आम खरीद सकता है? 5। तो रुपए की वैल्यू क्या हो गई? तो आपको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो कभी भी दोस्त को कर्ज दीजिए तो उसको थोड़ा सा इन्फ्लेशन समझा दीजिए। जब तुम दोगे और मेरे रुपए की वैल्यू क्या हो चुकी रहेगी, इन्फ्लेशन तुम क्या दो? तो लेकिन दोस्तों से पैसा मूलधन निकल जाए वही का वही काफी है सर। वो भी कहाँ मिल जाता है? बोले या कि सरकार जो है इस मुद्रास्फीति पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये मैं क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था कि कोई पूछे तो पहले तो मैं समझूं। बाजार है, ठीक है, तो बाजार किन किन चीजों से मिलकर बनता है बताए थे? कौन कौन होगा बाजार में? क्रेता विक्रेता। आनंद, अब कल से कट्टा लेकर आऊंगा 315 पर। बाजार में कौन कौन होता है? क्रेता और कौन होता है? विक्रेता। अब थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए विक्रेता है और वो 10 आम लेकर आया है, ठीक है, ये चाह कितना रहा है, हमको कितने में बिक जाए? 100 रुपया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे अब समझते हैं हम लोग कहानी। इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति का दर 100% पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 100%। अब इस आम की कीमत कितना हो जाएगी? 200 रुपया हो जाएगी। अब जो खरीदने वाला है वो क्या सोच रहा है? आम का वैल्यू बहुत बढ़ गया है, आम अभी खाने लायक नहीं, हम आम अब नहीं खाएंगे। तो विक्रेता का आम क्या बिक पाएगा? नहीं बिकेगा। इसको क्या हो जाएगा? नुकसान। ये किस वजह से हुआ? इन्फ्लेशन को बढ़ जाने से। अब इन्फ्लेशन बढ़ा तो मार्केट से क्रेता भी गायब हो गया, कस्टमर भी गायब, और मार्केट से सेलर भी गायब हो गया। मार्केट सुचारू रूप से चल पाएगा? नहीं चलेगा। अगर कोई उत्पादन होता है वो बिके ही ना, तो फिर उस उत्पादन का कोई मतलब नहीं है। जैसे टाटा को देखिए, टाटा का नाम सुना है आप लोगों ने? टाटा मार्केट में क्यों नहीं आ पा रहा है? महंगाई से चलता है, और सब प्रोडक्ट इसमें दो गलती करती है।
टाटा ने दो गलतियां की। पहला, लैंड रोवर को खरीदकर, और दूसरा जगुआर को खरीदकर। अब लैंड रोवर जगुआर जानते हैं क्या है? अमेरिकन कंपनी का वो जगुआर। समझाइए कार। जगुआर कार है, कार की कंपनी है, और लैंड रोवर भी क्या है? कार भी बनाती है। जगुआर गाड़ी देखेगा बड़ा लग्जरियस होता है। मुझे लग रहा है कि 1 करोड़ से कम इसका स्टार्टिंग नहीं होगा जगुआर का, और लैंड रोवर का भी यही होगा। अब टाटा ने खरीद तो लिया है इसको, लेकिन इसके कस्टमर मिल नहीं रहे हैं। भाई जहाँ 5 लाख 10 लाख में बलेनो मिल रहा है, कौन 1 करोड़ खर्च करने जाएगा? और दूसरा समस्या क्या है कि मार्केट से मोदी जी ने ब्लैक मनी को गायब कर दिया है। अभी हम पढ़ाएंगे कि काला धन या भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था के लिए कितना फायदेमंद होता है। अब भ्रष्टाचार न हो तो मान लीजिए कि आपका देश बिक जाएगा, भ्रष्टाचार हो तो भी बिकेगा और न हो तो भी बिकेगा। समझाते हैं, आगे आएगा। अब देखिए, ब्लैक मनी मार्केट में कहीं उतना उस तरह से इस पर बहुत शिकंजा कस दिया गया। इस वजह से जगुआर और लैंड रोवर बिक नहीं रहे हैं, और यही वजह है कि टाटा क्या चल रहा है अभी, थोड़ा नुकसान में चल रहा है। समझ गए? अब ये नुकसान में क्यों चाह रहा है? क्योंकि इसका बिक नहीं रहा, तो प्रोडक्शन को क्या कर देगा? बंद करेगा। और जब उत्पादन हमारा कम होगा तो जीडीपी क्या जाएगा? हमारा डाउन जाएगा, डाउन जाएगा। अब इसीलिए इन्फ्लेशन को बहुत बढ़ने पे मार्केट को क्या होता है? नुकसान होता है। अब आते हैं थोड़ा सा इधर। अब हम सोचे कि नहीं, हम मोदी जी से हमारा बढ़िया पकड़ है और इन्फ्लेशन को एकदम डाउन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? एकदम डाउन करवा देते हैं। और हमने इसको -50% करवा दिया। तो जो 10 आम का कीमत 100 रुपया था, अब कितने में बिकने लगेगा? 50 में। इसको तो फायदा होगा, लेकिन इसको क्या होगा? पूंजी भी टूट जाएगा ना इसका। नुकसान कैसे होगा सर? मान के चलिए अभी से 50 साल पहले देखा जाए, जो आप एग्जाम्पल दिया है उस तरह से होगा। और अभी जो आप 100 में जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, 1 आम का जो दर पड़ रहा था, वो कंडीशन अभी चल रहा है। मतलब उसके साथ जो है उसमें जो उत्पाद करेंगे तो उत्पाद में मतलब सामान तो भी उसको सस्ता मिलेगा। देखिए, हम मान लीजिए जब आम खरीदे थे, जब आम हम खरीदे थे उस समय इसका कीमत कितना था? 100 रुपये। मार्केट से तरलता को गवर्नमेंट ने निकाल दिया, ठीक है। अब मार्केट से जब तरलता को निकालेगा तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा? डाउन। पढ़े थे ना हम लोग यहाँ पे, इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा? डाउन। अब जब 1 महीने बाद ये डाउन हो गया, ये पहुंचकर कितने पे आ गया? 50 पे आ गया। अब जब 50 पे आ गया तो इसको क्या हुआ? नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और इसको क्या हुआ? तो ये मार्केट छोड़कर भाग जाएगी कि नहीं? और नुकसान होगा तब क्यों काम करेंगे? तो फिर भी तो बाजार डिस्टर्ब होगा। भाई बाजार किसे करते हैं? जिसमें क्रेता भी हो और विक्रेता भी। इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ने से और बहुत घटने से बाजार को क्या होता है? नुकसान होता है। अब क्वेश्चन आता है कि कितना तब रखा जाए? आनंद, 2 + -4 कितना इसका रखा जाए? 2 ± 4%। इसको बोलते हैं 2 से लेके 6%। अगर इतना इन्फ्लेशन रेट रहता है तो माना जाता है कि ये इन्फ्लेशन रेट बहुत अच्छा, और इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति का स्वस्थ परास। इसको क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति का स्वस्थ परास। और जो गवर्नमेंट जिसके लिए उत्तरदायी होती है वो इसीलिए इसको 2 से 6%। अब बताइए कि 2% पे इन्फ्लेशन आ जाएगा तो किसको नुकसान होगा? बताएं जी, अगर 2% पे इन्फ्लेशन आ जाएगा तो किसको नुकसान होगा? 2% से नीचे
तो जो बेचेगा उसको जो बेचेगा उसको नुकसान होगा, और 6% से ऊपर चला जाए तो किसको नुकसान होगा? जो खरीदेगा कर देगा उसको नुकसान। क्लियर हो गया सबको? इतना सब चीजें ये रुपया को क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ क्लियर हो गया? जी। अब आते हैं अगले। सर बताइए कि क्वेश्चन एक और मेरा हाँ पूछिए। सर ये डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये तो खैर टॉपिक आएगा विदेशी व्यापार में, लेकिन समझा देते हैं कि नेताजी लोग जितना बोलते हैं कि रुपया गिर रहा है हम लोग दुखी हो जाते हैं, अरे यार रुपया गिर गया, बताइए बेचते हो। रुपया गिरना भी किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, अच्छी बात होता है। और रुपया बहुत हाई पे भी चला जाए तो भी हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है। जैसे इकोनॉमी जो होता है ना, अर्थव्यवस्था, ये बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट होता है, बड़ी जुड़ा होता है एक दूसरे चीजों से। देखिए कैसे जुड़ा होता है, फिल्म पढ़ाया नहीं है तो अभी समझाता है, थोड़ा सा आगे याद दिलाइएगा कि आप हमको ये समझाना था, ठीक है? थोड़ा सा तो 5 मिनट के बाद देखो। ये नेता जो लोग फोटो बनाते हैं ना हम लोगों को, हिंदुत्व तो खतरे में, बस हम लोग किस पे आ जाते हैं, तुरंत झंडा लेकर खड़ा हो जाएंगे। इतिहास पढ़िए ना, जब शक उमड़ कुषाण आए और उन लोगों को हम लोग अपना समस्या दे दिए, जातिवाद से लेकर हर चीज, हम खतरे में आ सकते हैं कभी। अभी नेताजी लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं, तो इसमें हम लोग खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे कि रुपया कैसे कब कमजोर होता है तो फायदा होता है। अब हम जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जाते हैं? मौद्रिक नीति। क्यों पढ़ने जा रहे हैं इसको, क्यों जरूरी है? क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी की स्थिति को या तो कम होगा या तो ज्यादा, और इसको क्या करना है, हमें मैनेज करना है। क्यों मैनेज करना है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो मुद्रास्फीति का उद्देश्य क्या होता है? तरलता समायोजन के साथ या तरलता समायोजन से मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना। कितना परसेंट के नियंत्रण में? 2 ± 4%। अब समझते हैं कैसे नियंत्रण में। फिर आ जाते हैं 10 आम, एक आम की कीमत मार्केट में कहीं से पैसा, मार्केट वैल्यू, एक आम की कीमत। अब प्रदीप बताएं कौन सा उपाय करें इन्फ्लेशन कम हो? इस कंडीशन में जो है ना, मुद्रा के प्रवाह को जो है ना रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? मुद्रा के प्रवाह को रोकना पड़ेगा। मतलब 100 रुपया को हम क्या कर दें, निकाल दें मार्केट से। एक तरीका आप बताइए किस तरीके से इसको निकाल दिया जाए। सब सवाल का आंसर कर दीजिए। कुछ आपके पास मतलब ये नहीं जाना है इस पर कि हम पढ़े नहीं हैं, कोई स्टूपिड सा भी तरीका हो बताइए, क्या करेंगे कि इसको इस मार्केट में ना। अच्छा क्या करेंगे कि अगर ये मार्केट में आ भी जाए तो अभी इन्फ्लेशन न बढ़े? प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, वहाँ उत्पादन को बढ़ावा करेंगे, तब जो है वो सामान्य चलेगा। एक है क्या, प्रोडक्शन को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। और दूसरा इसके बारे में भी समझेंगे। देखिए RBI से छापना कम कर दें तो ये डिमांड कम कर दे पैसा तो फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक है कि RBI से ही हम कम कर देते हैं, ठीक है। कोई देखिए क्लास का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस स्ट्रेटजी से क्लास करते हैं। मैं क्लास में जाता ही था कंफ्यूज होने के लिए, मैं थोड़ा सा उल्टा सब कुछ चलता है। मैं क्लास में इसीलिए जाता था कि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, भाई वहाँ का कंफ्यूजन रहेगा तभी तो आगे घर पर पढ़ूंगा। और टीचर का मतलब क्या होता है, तो हर आपके कंफ्यूजन को क्या कर दे, दूर कर दे। किस तरीके से दूर करें?
मेथोडोलॉजी से अच्छे तर्कों से क्या करते हो ये बड़ा अच्छा ये भी सिद्धांत है मेथोडोलॉजी का। और दोस्तों के हर ग्रुप में एक ऐसा प्राणी पाया जाता है, होता नहीं है, पाया जाता है। अब आपने कहाँ पर देख कि आरबीआई क्या कर दे, पैसे ही छापना बंद कर दे। क्या आपको पता है कि जो 100 रुपये आया है कैसा पैसा है? ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, नकली नोट है, कैसा नोट है, पता है आपको? अब मान लीजिए कि आरबीआई ने पैसा छापना बंद कर दिया। अब आरबीआई का पैसा तो आरबीआई के पास, और मार्केट में कैसा पैसा बच गया? ब्लैक मनी वही सिर्फ मार्केट में दौड़ेगा। तो ये नुकसानदेह है ना हमारे। ये नुकसानदेह क्यों है आप बताइए? क्योंकि इस पैसे का मुझे हिसाब नहीं है कि हमारे मार्केट में कितना पैसा है और कितना उत्पादन डालना। तो मान लीजिए थोड़ा सा और है, मार्केट वैल्यू है 100 और आम भी डाल दिए हम 100 इसमें उत्पादन करके, क्या हो जाएगा? आम का वैल्यू उत्पादन करने वाले को नुकसान होगा कि नहीं होगा? अभी किसान पीड़ित क्यों है? क्योंकि सरप्लस उत्पादन है। भाई हम चावल गेहूं से हम कितना चीज बना सकते हैं, बहुत जाएंगे तो और वो भी बैंगनी हो गया है। तो बिहार का चावल कहाँ से बिकेगा महंगे दाम पे? भाई हमें दाम कम मिलता है जब हम क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। चावल तो खूब उपजा लिए, चावल से सेवा क्षेत्र तक ले जाएंगे चावल को, मतलब उसको द्वितीय श्रेणी तक ले जाएंगे। उस चावल को जो जैसे आप बोले शराब में काम आता है, उसी तरह से और कुछ उसका प्रोडक्ट और करेंगे। बना सकते हैं। भाई बालू को भरने के काम और जुड़ैया काम के अलावा और क्या कर सकते हैं? बालू और चावल में अंतर है। मैं यही बता रहा हूँ ना कि हर वस्तु का सीमित चीज है। भाई सीमित सामान है, उससे हम क्या कर सकते हैं? बना सकते। जैसे यूरेनियम, तो यूरेनियम से या तो बम बना सकते हैं या तो बिजली बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके आधार पर हम इकोनॉमी को ग्रो और करवा सकते हैं। थोड़ा सा इकोनॉमी में क्या होता है कि इसमें सेंटिमेंटल नहीं होना, भावुक नहीं कि मतलब एकदम नैतिकता तोड़ी दिए, टूट ही जाता है इसमें। देखिए मान लीजिए शराब क्या हो गया, बिकने लगा बिहार। शराब क्या हो गया, बिकने लगा। एक शराब की दुकान पर कितना रोजगार क्रिएट होता है बताइए। एक दिन एक शराब वाला वीडियो पापा जी हमारे देख लिया और इतना सुनाया हमको, बताओ यही सब बात करते हो क्लास में, शराब की बात करना पड़ता है। पापा आप नहीं समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक नमकीन वाला होगा और नमकीन में वैरायटी आएगा। वहाँ भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। अब एक होगा नॉन वेज वाला और एक होगा वेज वाला। क्या है, कुछ पकौड़े रखेगा और दूसरा क्या है, कुछ भुंजा वगैरह रखेगा। और नॉनवेज वाला क्या करेगा, चिकन रखा है, बकरा रखा है, मछली रखा है, अंडा रखा है। देखिए आपको, अच्छा ये मन में नहीं आ रहा है ना कि क्लास 2 चल रहा है? नहीं, एक बात मान लीजिए, अगर उड़ा दिए इकोनॉमी को तो क्या हो जाएगा फिर ऊपर नहीं। आनंद कल बोल रहा था कि सर क्लास बड़ा कम पढ़ लिया तो बोले कि जिस दिन मन में बोले उस समय तो हम अभी एक्चुअली जियो फोन के हम गाड़ी खड़ा करके घर ही आ रहे थे। तो मुझे हमने बोला अच्छा ठीक है, अब इसको क्या हम बताएंगे। जिस दिन उड़ाएंगे आप लोग देख रहे हैं ना कि हर लाइन में क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है। आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे तभी समझ पाएंगे जब इन सब चीज़ों को आप क्या रखेंगे, समझ करेंगे।
अब देखिए ये क्या है, अंडा, चिकन, बकरा और मछली। ये सब चीजें किससे जुड़ी हुई है, किस सेक्टर से जुड़ी हुई है इकोनॉमी की? प्राथमिक क्षेत्र से है, और कृषि से ये सब है ना, कृषि और पशुपालन किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र है। अब मुर्गा का कौन सा मुर्गा का आइटम खाना पसंद आता है बताइए, वही नाम लिखता हूँ। ये तो मुर्गा का प्रकार हो गया ना, उसका डिश कौन सा है? जैसे बटर चिकन पसंद करते हैं या फिर सिंपल चिकन करी पसंद करते हैं? सिंपल बटर तो सिर्फ पनीर बोले थे, मैं ये तो पता नहीं तो मीट था। बटर का मैं देखी तो बहुत सा देती पर तो अब मान लीजिए हमने चिकन रोस्टेड बना दिया, क्या बना दिया? चिकन रोस्टेड बना दिया, तो हमने इसका वैल्यू एडिशन किया है कि नहीं किया है? और ये चिकन जो पाल रहा है उसको फायदा होगा कि नहीं इससे? क्योंकि महंगे दाम पे बिकेगा उसका, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन हो रहा है। और एक किन वजहों से हो रहा है? शराबियों के वजह से। यहाँ पर एक आदमी को रोजगार मिल गया, यहाँ पे एक आदमी को जो हलवाई है डायरेक्ट रोजगार मिला, और इन लोगों को भी तो फायदा हुआ। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लगभग 10 लोग यहाँ से एक सेक्टर से रोजगार प्राप्त कर गए। सबको ले लिया जाए तो अब आ जाते हैं इस सेक्टर पे। उसके बाद नमकीन के बाद किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक इसी तरह का होता है व्हाइट कलर का, फिर उसके बाद क्या है? घर पे में स्मेल ना आए इसलिए हाँ बहुत देखो प्रैक्टिकल अनुभव है। हो गया इन सब चीजों। अब मान लीजिए यहाँ से भी 2 को रोजगार मिलेंगे। अभी रोजगार की बात करा, अब देखिए सरकार को कहाँ कहाँ फायदा होगा। एक तो शराब पर टैक्स, और शराब किसमें आता है? लग्जरियस आइटम में आता है, और इस पे जो टैक्स होता है 200% तक हो सकता है। तो हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा टैक्स लगा है। अब मान लीजिए 200% सरकार को यहाँ से फायदा मिल रहा है, फिर इस चिकन को चिकन फार्म से दुकान पर ले जाने के लिए गाड़ी लगेगी, तो गाड़ी का बिक्री बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तेल का बिक्री बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और सरकार हवा और पानी को छोड़ देती है। अब तो हवा पानी भी ले लीजिए, कोई ऐसा चीज है जिस पे टैक्स न लेती है? सब पे क्या लेती है? टैक्स। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स इनकम बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट के क्या पास क्या बढ़ जाएगा? टैक्स इनकम बढ़ जाएगा। अब गवर्नमेंट किस चीज के लिए उत्तरदायी है? हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और हमारी जरूरतें क्या हैं? तो मान लीजिए कि पहले रोटी कपड़ा मकान अगर हो गया तो अब शिक्षा पे ध्यान दे सकती है सरकार, या फिर स्वास्थ्य पे ध्यान दे सकती है। एक चीज कंक्लूजन आपको क्या निकालेगी? इकोनॉमी जितना रन करेगा उतना गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, और उतना गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारे जरूरतों पे देख रहे हैं कितना कैसे इकोनॉमी चलता है। यहाँ में कहाँ किसको समझ नहीं आया? सर आपका 200% टैक्स बताया है, यहाँ से बढ़ा जा सकता है क्या? लिखा हुआ है सर? नहीं, मनमानी टैक्स वहाँ पे ले सकती है गवर्नमेंट। लग्जरियस जैसे नमक पे हम 200% गवर्नमेंट बढ़ा दे तो नुकसान हो जाएगी नहीं सरकार, क्योंकि नमक जरूरत है सबका। लेकिन जिसको पास पैसा होती है, जिसको पास पैसा नहीं होना, नहीं बढ़ा सकता सर। नमक कैसे बढ़ा सकता? नहीं शराब जितना मर्जी उतना बढ़ा सकता है। देखिए दिल्ली में सस्ता मिलेगा, मिलता है,
और उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो क्या मिलता है आपको? उत्तर प्रदेश ज्यादा टैक्स ले रहा है तो ज्यादा महंगा है, दिल्ली कम टैक्स ले रहा है तो कम महंगा है। बिहार तो लेते हैं बिहार से। अब देखिए मांझी जी एक अच्छा बयान दिए थे, खैर उनका कोई वैल्यू लेता नहीं है। वो बोले कि सरकार जो शराबबंदी का पॉलिसी है उसका समीक्षा करे, और मुझे भी लगता है कि समीक्षा करना चाहिए। भाई अगर शराबी परेशान करते हैं तो बहुत तरीके हैं उनसे निपटने के। हम तो देखें कोई शराबी को अगर एक डंडा जहाँ पड़ा सीधा उसका दिमाग ट्यूबलाइट की तरह चमकता है। ये सब बहुत तरीके हैं हमारे पास, ये तरीका नहीं है कि हम शराब को क्या करते हैं और उस कंडीशन हाँ, और उसमें भी क्या है कि जब आपको पता है कि पहले से ज्यादा शराब बिहार में बिकने लगा और इसका बेनिफिट किसके पास जा रहा है? दूसरे राज्यों पे जा रहा है। और मार्केट में जिस सोर्स का हमें पता नहीं है कि ये मनी कहाँ से आया है, उसी को तो ब्लैक मनी करते हैं। तो बिहार में ब्लैक मनी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब एक दिन करेंट में हम बात किए थे CD रेशियो का, याद है? जूम ऐप पे हाँ सर, तो दिया था पेपर लो वाला पेपर में सर, मान के चलिए 5 करोड़ रुपया हो गया मेरे पास, टैक्स नहीं दे रहे सरकार का, तो ये तो ब्लैक के मनी में आएगा। टैक्स न दे रहे हैं इसका मतलब थोड़ा कि ब्लैक मनी आ गया। सरकार आपके सोर्स को जानती है कि नहीं जानती। जैसे कृषि से जो आपका इनकम होता है वो टैक्स फ्री है। अब मान लीजिए खेती से आपको 5 करोड़ का फायदा होगा, भगवान करें कि आपको 10-20 हजार बीघा खेत हो जाए, 5 करोड़ हर साल आए, गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी। लेकिन जानती तो है कि हाँ प्रदीप नाम का एक हमारा नागरिक है जिसके पास 1000 बीघा खेत है और जिससे 5 करोड़ का इसको क्या होता है? मुनाफा। ब्लैक मनी ये नहीं होता है कि जो इस पर टैक्स न दिया है तो सरकार से क्या की जाए? छुपाई जाए। मैं बीटेक में था तो उस समय लगभग हुआ था अन्ना आंदोलन। उस समय ब्लैक मनी का नाम सुने, हमारे ध्यान में यही था इस नोट के अलावा वो काला नोट होता है। और हद तो ये था कि जितना हम समझते थे हमारे साथ रहने वाले भी उतना ही समझते थे। ठीक है, वाईफाई था लेकिन वाईफाई का यूज किसमें होता था? फिल्मों में। लेकिन जब इधर आए तो यहाँ तक हम समझते थे, जब गुरु जी पढ़ा दिए ब्लैक मनी फिर भी हम समझ रहे थे कि काला मनी का बात कर रहे हैं, काला पैसा। लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, ये काला नोट नहीं होता है, क्या होता है? दूसरा ही तो है। ये इन्फ्लेशन वाला मैटर सब समझ में आया आप लोगों को? लिक्विडिटी कैसे बढ़ता है, कैसे डाउन जाता है, क्या होता है? अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट इस पे या RBI कंट्रोल कैसे करे। अब मान लीजिए मन करेगा मुझे कि आज एक मोटरसाइकिल लेना है, कौन सा ऐसा बात है जो घर पे पूरा नहीं हो सकता? अरे मोदी जी बोल चुके हैं 2 मीटर 2 गज की दूरी, दिलों का दूरी मत बढ़ाइए, सामाजिक दूरी। मतलब आज इनकी सहेली नहीं आई है तो उनका कमी आप पूरा कर। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तीसरा बिल तो बता दिया अगस्त और सितंबर में हाई करेगा मनी इस महीने के बाद से। क्या SBI की रिसर्च ने तो बताया है कि अगस्त और सितंबर में तीसरा बिल हाई करेगा इस महीने के बाद से। और लेकिन कहाँ समझ रहे हैं लोग? एक तो पास बैठे हैं ऊपर से बोल रहे हैं।
ये बोले बगैर नहीं रहा था। सर आगे बोल रहे हैं आगे बोल रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ कि इनकी सहेली नहीं आए तो आप लोग प्रतिस्थापित हो गए। तो पहली बात देख रहे हैं कि लड़के आपस में बात कर रहे हैं। लड़कियां तो चलो करती हैं, ठीक है, लड़के दर्द करने लगा पता। ठीक है, अब आते हैं, हमें क्या लेना है, मोटरसाइकिल। अब देख रहे होंगे कि पल्सर गाड़ी अभी क्या चल रहा है, हमारा रिटायर चल रहा है। और रिटायर इसलिए चल रहा है कि पेट्रोल का रेट कितना हो गया। अच्छा, उस कारण से बदल दिए गाड़ी। हाँ, हम सोच रहे थे कि आखिर सर गाड़ी क्यों बदल। नहीं, उसको एक दिन धोए आए, लेकिन क्या हुआ कि उसके टंकी में चला गया पानी, बिगड़ गया था। तो लगभग फिर एक दिन ढकेल कर ले गए उसको पंप पे। वहाँ एक मैकेनिक भी है, पंचर पे बनाता है, वो छोटा मोटा काम भी करता है। तो पानी निकाल दिया सर, तो डलवाया 1 लीटर तेल। और जब तेल डलवा रहे थे तो देखे कि बाप रे 103 पहुँचा हुआ है। हम बोले कि बस इसी को ले जाकर घर खड़ा कर देते। और फिर वही तेल उसमें से निकाल भी लिए और निकाल कर इस गाड़ी में, तो वो 1 लीटर में 2 बार अप डाउन किया, मतलब लगभग 3 बार अप डाउन घुमा कर देता है पल्स। और ये 1 लीटर तेल में लगभग 4 साढ़े 4 बार कर देता है। तो हमने कहा कि ठीक है, ये अभी सुटेबल है, हर जगह क्यों नहीं सकता है। प्लेटिना चलाने में ठीक है, कब फिसल जाए, भूल ना फूट जाए, कोई भरोसा नहीं हो सकता। अब देखिए, मोटरसाइकिल लेना है मुझे, BMW। एक मोटरसाइकिल भी आता है इसका। अब मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं नहीं, इसका BMW का रेट मान लेते हैं 10 लाख, और पैसा मेरे पास है 8 लाख। अब 2 लाख क्या हो रहा है, घट रहा है। इसे दोस्त से मांगेंगे नहीं, क्यों नहीं मांगेंगे, तो मदद देगा तो BMW हमसे भी लेगा। तो हम चलेंगे कहाँ पे, फाइनेंस कंपनियों के पास या बैंक के पास, और बोले कि हमको एक मोटरसाइकिल लेना है, मेरा ये क्रेडिट है, मेरा ये इनकम टैक्स पे करता हूँ, क्या आप मुझे लोन दे सकते हैं 2 लाख का। बोला हाँ दे दीजिए। और उसी समय 2 चीजें आती हैं। जो लोन अमाउंट आप भरपाई करेंगे उसका 2 रेट होता है, एक होता है फिक्स रेट और एक होता है फ्लोटिंग रेट। क्या क्या होता है, फिक्स रेट होता है और फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट में क्या होता है कि जो आपका EMI है वो उसी समय फिक्स कर दिया जाता है कि आप 100 रुपया EMI पे करें, क्लियर हो गया। और फ्लोटिंग रेट वो होता है कि बाजार के अनुसार जो रुपए का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, उस हिसाब से आपके EMI को एडजस्ट किया जाएगा। किसी समय आप X रुपया देंगे, किसी समय X से कम देंगे और किसी समय X से ज़्यादा देंगे। बढ़िया सर कौन सा होता है, फिक्स या फ्लोटिंग? अब समझ लेते हैं कौन आता है। इतना बात समझ में आ गया, इसको यहीं पे थोड़ा देर के लिए भूल लें। अब आते हैं 10 आम। अब रोने लगे आपको। आम स्वर का तो स्वर लीजिए ना नहीं सर, आम वाला शुरू से मैंने समझा दिया और आज तक जहाँ मेरे आम ही में, क्योंकि आम बड़ा फेवरेट फल है। और अभी यहाँ से मैं जाऊँगा तो विपरीत परिस्थितियों में भी 2 केजी आम में एक घर नहीं जाएगा। इस सीधे किसी ऐसे जगह पे मैं रख दूंगा जहाँ से मेरी एक्सेसिबिलिटी बनी रहे। घर से फिर ये ड्रेस चेंज होगा, जो इंटरनेशनल ड्रेस है ट्रैक्टर चलाने वाला वो पहना जाएगा। और पहन के जब घर से खाना आएगा मुझे खाने के लिए, अब फिर वो आम मैं लेकर उसको वहाँ पे आऊँगा, वहाँ भी नहीं खाऊंगा खाना भी नहीं। जो खाना लेकर आया है जब तक वो चला न जाए तब तक मैं खाना खाने वाला, और जब वो चला जाएगा तो आम 2 केजी और खाना भी थोड़ा बहुत ही खाता हूँ। मतलब 10 रोटी से तो कम पे तो नाश्ता सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं है उससे कम। भाई सुबह 8 बजे से लेके रात के 9 बजे तक
कितने घंटे हो गए? 13 घंटा हुआ ना। 13 घंटा में कुछ नहीं तो 10 घंटे तो ट्रैक्टर चलेगा ही चलेगा। और 10 घंटे में सोचिए कि 20 के आरपीएम पे 2200 2000 के आरपीएम पे आपको बस राउंड राउंड घूमना है। वाइब्रेशन कितना होगा? तो जब तक खाएंगे नहीं, और उसमें पावर स्टीयरिंग तो है नहीं, बस उंगली पे नाच रहा है, जोर लगाना है ना। बहुत भीड़ होता है ट्रैक्टर चलाने में सर, हम भी 3 भर ट्रैक्टर ही चलाते हैं, घर जाते हैं है ना। तो चलता है तो बात आना चाहिए। लड़कियों को देखता हूँ, हमारी बहनें हैं, एक रोटी खाएंगे, एक रोटी खाओगे तो सासू से झगड़ा कैसे कर पाओगे? वो अपने जमाने का 10 रुपया खाएंगे, फिर पिटोगे और बेचते भाई को। उसमें क्या है, खाओ खूब खाओ, फिर आ जाते हैं इधर काम पे। अब 10 आम कितना वैल्यू है इसका? 100 रुपया। मार्केट में कहीं से पैसा आ गया, 200 हो गया। आम कितने हैं? 10। एक आम का कीमत 20। अब हमें करना क्या है, इस 100 रुपये को मार्केट से हटा दें। मोदी जी फोन के सत्यकाम दास भाई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, कुछ करिए। वो बोलते हैं कि हमारे पास तो एक ही उपाय है, मॉनेटरी पॉलिसी है, और उसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारे पास। मोदी जी बोले कुछ भी करिए लेकिन इन्फ्लेशन को क्या करिए, कंट्रोल करिए। बोलते रुकिए, मॉनेटरी पॉलिसी को हार्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हार्ड कर देते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि हार्ड करने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि हम बैंक को 100 रुपया दे दिए अपने सेविंग अकाउंट, जहाज चलने लगा। ये देखिए, हमने 100 रुपये क्या किया, अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया बैंक को। तो हम बैंक से क्या अपेक्षा रखेंगे? जब हमें कुछ नहीं तो 5% तो बैंक दे ही दे। और बैंक इस पैसे का क्या करेगा? किसी को कर्ज देगा, और कितना परसेंट देगा भाई? जितना भी 5% ये दे पाए, तो मान लेते 6% दे देंगे भाई, 5% उसको हो जाएगा और 1% उसको मिल जाएगा। इस 1% में बैंक के भी तो खर्चे होंगे, जैसे कर्मचारियों को पेंशन देना है, ब्रांच का खर्चा है, तमाम तरह के खर्चे होंगे। 6% का काम चलेगा। लेकिन अब इन्फ्लेशन मार्केट में क्या हो गया है, बढ़ गया। अब बैंक के पास क्या ऑप्शन है कि मॉनेटरी पॉलिसी को हार्ड कर। अब हार्ड करने में देखिए क्या होता है। 100 रुपये जमा हुआ, बैंक को कितना देना है? 5%। अब बैंक इसको कर्ज देगा, और बैंक बोला कि हम 6% पे हमारा काम। अब कितना शो करना होगा? 12। कितना करना होगा? 12% करना। अब जब ये 12% किया ना, तो हम BMW लेने गए थे, क्या बोलेंगे? इस समय हम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है? महंगा। एक तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आई, भाई BMW खरीदता तो लिक्विडिटी मार्केट में आता, और दूसरा अगर BMW ले लिए और कहीं फ्लोटिंग रेट पे लिए हैं, तो हमारा EMI क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी कर्ज को क्या करेंगे? चुकता करेंगे। तो जो कर्ज चुकता करेंगे वो मार्केट से पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। और फिर वो जो पैसा कम होगा, मार्केट का ही तो जो 100 रुपया बढ़ा हुआ था उसी में से तो कम होगा। देख, नहीं समझ आ रहा? ये मार्केट से ही तो कम होगा। और जो लिक्विडिटी कम हुई, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ओवरव्यू था। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर, तो बैंक के पास पैसा रह गया, इसको तो 5% देना ही है भाई, ये तो मानेगा नहीं, और कर्ज इसका कोई ले नहीं रहा है, तब पैसा इसका क्या होगा? इसी पे आएंगे, देखेंगे कि इसका पैसा क्या होता है। फिर इसके आरबीआई के पास जमा करते हैं,
आगे देखेंगे क्या क्या होता है। अब इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी में है इसमें हम क्या क्या चीज़ों को देखेंगे, रेपो रेट को देखेंगे, रिवर्स रेपो रेट को देखेंगे, CRR को देखेंगे, SLR को देखेंगे, TRR को देखेंगे, MSF को देखेंगे, और एक होता है ना इसी तरह का TRR को देख लिया। बहुत सारा है, हर बार चेंज होते रहता है। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि ये लोग क्या होते हैं और इनका मैकेनिज्म क्या होता है। आज का क्लास समझ में आया? कहीं किसी को डाउट? क्वेश्चन आप लोग इसका